10 अक्टूबर 2025 को इजराइल की कैबिनेट ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति समझौते की जो योजना है, यानी कि जो सीज फायर प्लान है, उसको मंजूरी दे दी। यह योजना गाजा पट्टी में युद्ध विराम और हमास द्वारा बंधकों की रिहाई से जुड़ी हुई है। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। दरअसल इस योजना के मायने क्या हैं, इस सीज फायर प्लान को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद मध्य पूर्व क्या शांत होगा और मध्य पूर्व के शांत होने से राजनीतिक और आर्थिक निहितार्थ इसके क्या हैं, इस बात को समझने की आज हम कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। गाजा युद्ध विराम की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा हुआ है और यह कदम क्या है, इसी खबर के आलोक में आज हम बात करेंगे। तो दरअसल इस खबर को जानने से पहले थोड़ा सा आपको पीछे ले चलते हैं। हुआ यह कि 7 अक्टूबर को 2023 में, यानी कि वो तिथि क्या है, तिथि पहले याद रखिए, 7 अक्टूबर 2023 की बात हो रही है। आपको लगभग 2 वर्ष पूर्व ले चलते हैं। इस दिन एक घटना घटित होती है। वो घटना क्या होती है, इसी दिन हमास जो कि एक राजनीतिक सशस्त्र संगठन है फिलिस्तीन का, उसने क्या किया, अटैक कर दिया। किसके ऊपर अटैक कर दिया? तो उसने अटैक कर दिया इजराइल के ऊपर। अब हमास के इस अटैक में 1200 लोग मारे गए, इजराइल के लोग मारे गए और साथ साथ इसमें कई लोग घायल हुए। लगभग 251 लोगों को बंधक भी बनाया गया, यानी कि 1200 लोगों की मृत्यु, कई लोगों के घायल होने के अलावा 251 लोगों को बंधक बनाने की घटना हुई। अब इसकी प्रतिक्रिया भी स्वाभाविक थी। अगर कोई जगह से दूसरी जगह आक्रमण होगा तो उसकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। फिर इजराइल के द्वारा भी इसकी प्रतिक्रिया की गई और उस प्रतिक्रिया में फिर 67,000 लोग अब तक और लगभग 1,70,000 लोग घायल हुए हैं, 67,000 लोग मारे गए हैं, ये एक अनुमान है। इस अनुमान के मुताबिक यानी कि दोनों के मध्य जो संघर्ष की स्थिति है वो 2 वर्षों में आप इसकी विनाश लीला का अनुमान लगा सकते हैं। अब देखिए, इसी संघर्ष में, इसी युद्ध के बीच में एक पॉजिटिव संकेत सामने आया है। वो पॉजिटिव संकेत ये है कि 10 अक्टूबर 2025 को इजराइल की कैबिनेट ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक शांति योजना थी, यानी कि सीज फायर प्लान था, उसको मंजूरी दे दी है कि हां, अब हम सीज फायर प्लान क्या होता है, तो संघर्ष को अस्थायी रूप से रोकने का एक अंतरराष्ट्रीय समझौता होता है। उस पर यहां पर कैबिनेट में सहमति दे दी गई है। अब उस पर अगर हस्ताक्षर हो जाता है तो यह कार्य रूप में परिणत होगा। अब देखिए, इससे पहले कि हम इस घटना में आगे बढ़ें, इसके क्या प्रभाव होते हैं उसको समझें, इससे पहले आपको समझना जरूरी है कि गाजा जो वो जगह है, उसको लेकर जो विवाद है, उस जगह को पहले आप समझ लीजिए। तो गाजा की अगर बात करेंगे तो देखिए, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि भूमध्य सागर यहां पर स्थित है, मेडिटेरियन सी स्थित है और मेडिटेरियन सी के पूर्वी तट पर इसकी स्थिति है गाजा की। ये पूरा जो आप विस्तार देख रहे हैं, ये गाजा का विस्तार है। और ये इसका नाम गाजा क्यों पड़ा? क्योंकि इसका मुख्य शहर जो है वो गाजा है और इसको गाजा स्ट्रिप या गाजा पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां पर फिलिस्तीनी क्षेत्र की अगर बात करें तो एक छोटा क्षेत्र है जिसको गाजा कहा जाता है और दूसरा जो बड़ा क्षेत्र है उसको वेस्ट बैंक कहा जाता है। अब ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो कितना है, तो ये 41 किलोमीटर, 41 किलोमीटर क्या है, लंबा है और 10 किलोमीटर क्या है, चौड़ा है। यानी कि 41 गुणे 10 में इसका विस्तार है, ये आप यहां पर देख सकते हैं। अब यहां की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर लगभग 20 लाख लोगों की आबादी है, जिसमें जो बहुसंख्यक जनता है, बहुसंख्यक जो लोग हैं वो सुन्नी समुदाय से आते हैं। अब इसके इतिहास की अगर बात करें तो 1948 में जब इजराइल बना, तो इजराइल बनने के बाद मिस्र यहां पर जो है मिस्र ने यहां का कंट्रोल संभाला था। यानी इस क्षेत्र का अगर कंट्रोल की बात करें तो मिस्र ने संभाला था और करीब 20 वर्ष तक यहां पर मिस्र ने कंट्रोल किया। लेकिन फिर 1967, याद रखिएगा 1967 की हम बात कर रहे हैं। 1967 में क्या हुआ? 1967 में एक 6 दिवसीय युद्ध हुआ। यह युद्ध कब तक चला? 6 दिन तक चला और युद्ध जून महीने में हुआ और 1967 तक जो है मध्य पूर्व में चलने वाले इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि इजराइल ने अकेले सामना किया मिस्र, जॉर्डन और सीरिया सहित अरब देशों के एक महागठबंधन का, और इसमें इजराइल ने बढ़त ली, इजराइल ने जीत हासिल की और उसके बाद इजराइल का यहां पर दबदबा इस क्षेत्र में कायम हो गया। फिर 2005 में इजराइल ने यहां से क्या किया, अपने सैन्य बल को वापस लाया, यानी कि लगभग 9,000 जो बस्तियां थी उसको भी हटाया गया। फिर यहां पर शासन फिलिस्तीनी प्राधिकरण का हुआ, यानी कि जो पैलेस्टीन अथॉरिटी है उसको यहां का शासन मिलता है। यानी कि जो 1967 में है, यहां से इजरायली दबदबा था। फिर आप 2005 में देखेंगे कि यहां से इजराइल ने सैन्य बल की वापसी की। फिर उसके बाद आप देखेंगे सैन्य बल वापसी के बाद क्या हुआ, तो लगभग यहां पर शासन फिलिस्तीन प्राधिकरण के हाथ में गया। लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है, यहां पर जो हमास एक राजनीतिक और सशस्त्र संगठन है जो कि बेसिकली इजराइल का विरोध करता है, वो
यहां पर गाजा पट्टी पर वर्तमान में उसका दबदबा है, उसका शासन। यहां पर अब देखिए, ये जो संघर्ष चल रहा था, इस संघर्ष में अब शांति वार्ता की बात हो रही है और सारा संघर्ष इस क्षेत्र को लेकर था। अब इसमें क्या प्रमुख बिंदु हैं इस समझौते के, उसको भी देख लेते हैं। तो समझौते के मुख्य बिंदु में सबसे पहली बात जो कही गई है वो ये कही गई है कि 2 वर्षों में बहुत हानि हो गई है, इस समझौते को रोकने की जरूरत है। अब देखिए, दोनों तरफ से कुछ कुछ लोगों की हानि हुई है। कुछ लोगों को, जो हमास है, हम उसने भी बंधक बना रखा है, तो ये कहा गया कि हम भी वहां से सैन्य वापसी करेंगे और संघर्ष विराम करेंगे और उन बंधकों को भी रिहा किया जाएगा। अब यहां पर अगर बात करेंगे तो जो पहली प्रमुख बात है वो यही है कि जो इजराइल है वो लगभग 2000 जो फिलिस्तीनी कैदी हैं उनको रिहा करेगा। तो इजराइल की तरफ से सबसे पहले 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। वहीं पर हमास के पास जो लोग बंधक हैं, जिसमें जो लोग जीवित हैं, कुछ लोग तो मर गए, लेकिन जो जीवित हैं उनको रिहा किया जाएगा। हमास भी जीवित बंधकों को रिहा करेगा। पहला बिंदु यह है। दूसरा बिंदु यह है कि यहां पर जो बॉर्डर हैं, जो बॉर्डर सीज किए गए हैं, उन बॉर्डरों को भी खोला जाएगा। फिर इजरायली सेना जो है गाजा के अधिकांश हिस्से से अब क्या करेगी, वापस आएगी। जैसे 2005 में वापस हुई थी, उस तरह से यहां से भी जो इजरायली सेना वहां मौजूद है इस क्षेत्र में, वहां से गाजा से चरणबद्ध तरीके से, यानी कुछ कुछ करके वापस आएगी। दूसरी ये होगी। तीसरा यह है कि जो यहां पर एक अंतरराष्ट्रीय बल तैनात किया जाएगा, यानी कि जो कि एक अंतरराष्ट्रीय बल के द्वारा यहां पर एक निगरानी, वहां का मतलब वहां की व्यवस्था को देखरेख करने के लिए। और उसमें कौन शामिल होगा, तो अरब और मुस्लिम देशों से यहां पर लोग उसमें शामिल होंगे। और इस बल की, हम कह सकते हैं, इस बल के सुपरविजन में, इस बल की देखरेख में वहां की व्यवस्था शांतिपूर्ण तरीके से कायम करने की कोशिश की जाएगी। यानी कि गाजा में जो सुरक्षा मामले हैं उसको संभालने का काम कौन करेगा, तो अंतरराष्ट्रीय बल करेगा, और वो अरब और मुस्लिम देशों से ही उसमें लोग रहेंगे। लेकिन यहां पर अमेरिका की भी उपस्थिति रहेगी। अमेरिका के लगभग 200 सैनिक जो है वो यहां पर रहेंगे और वो ये देखेंगे कि युद्ध विराम जो है, जो सीज फायर है, उसकी निगरानी हो रही है। उसकी निगरानी करने का काम अमेरिकी सैनिक करेंगे। साथ ही साथ ये भी एक संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है भविष्य में जो फिलिस्तीनी प्राधिकरण है उसकी भूमिका भी बढ़ जाए। तो ये फिलहाल इसके मुख्य बिंदु हैं। अब देखिए, यहां पर बेसिकली जो पॉइंट को खोलने की बात की जा रही है, यानी कि गाजा का जो आप देख रहे हैं यहां पर 5 सीमा पार मार्ग हैं, जिसमें कि राफा क्रॉसिंग मुख्य तौर पर इसकी बात हो रही है, जो कि इजिप्ट यानी मिस्र से जो क्रॉसिंग, जो रास्ता सटा हुआ है, इस क्रॉसिंग को खोला जाएगा। यहाँ चेक पोस्ट वगैरह बनाया जाएगा ताकि यहां से जो राहत सामग्री है वो भी पहुंचाई जा सके। बड़ी मात्रा में राहत सामग्री, लगभग 1,70,000 जो है मीट्रिक टन के बराबर वो है उसकी, वो राहत सामग्री पहुंचाने की बात कही जा रही है। साथ ही भविष्य में यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की भी बात कही जा रही है जो हानि हुई है। एक तरफ यहां जहां लोगों में खुशी है, वहीं पर विगत दिनों में, युद्ध के दिनों में अपनों के बिछड़ने का गम भी है। लेकिन युद्ध जितनी जल्दी रुक जाए उतनी जल्दी पूरे जनमानस के लिए एक बेहतर संकेत होता है। तो बंधक और कैदी सूची सार्वजनिक की जाएगी। पीड़ितों को आपत्ति दर्ज करने के लिए 24 घंटे का समय भी दिया जाएगा कि जो लिस्ट है उसमें अगर कोई संशोधन है, किसी का नाम नहीं है, उसके लिए भी यहाँ प्रोविजन किया गया है। और फिलहाल युद्ध विराम पर जो हस्ताक्षर की बात है तो वो मिस्र में होने की संभावना है। इसी तरह से जैसे ये राफा क्रॉसिंग आप देख रहे हैं, 5 अन्य क्रॉसिंग भी हैं, जैसे इरोस क्रॉसिंग हो गया, आपका केरेम सैलूम हो गया। तो तमाम ये जो क्रॉसिंग है उसको भी खोलने के बारे में यहाँ पर संभावित हो सकता है आएगा। अब सवाल यह है कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। पॉलिटिकल इंपैक्ट की बात करें, जो तात्कालिक रूप से अगर बात करें, तो इजराइल हमास का जो निरस्त्रीकरण है और गाजा पर शासन किसका होगा, इसका निर्णय तो अभी अनिर्णित है। इस पर कुछ कहना तो अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन फिलहाल दोनों पक्ष जो हैं, चाहे इजराइल हो या फिलिस्तीनी पक्ष हो, दोनों पक्ष युद्ध समाप्ति के लिए वो तैयार दिख रहे हैं। एक तो ये पॉजिटिव संकेत है। दूसरा यह है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जो इजराइल में हैं, उनके लिए राजनीतिक रूप से हम कह सकते हैं कि एक जोखिम भरा कदम भी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ट्रंप के द्वारा यह कहा जा रहा है, अमेरिकी प्रेसिडेंट के द्वारा कहा जा रहा है कि उनका कद इससे बढ़ेगा। अब उनका कद बढ़ेगा या घटेगा ये तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल अगर नेतन्याहू की बात की जाए तो उनके ऊपर एक राजनीतिक रूप से संकट चल ही रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार का मुकदमा उनके ऊपर चल रहा है। इसके अलावा राजनीतिक रूप से इसलिए भी उनका रास्ता जोखिम भरा कहा जा रहा है क्योंकि जो उनके दक्षिणपंथी सहयोगी हैं वो ये चाहते हैं कि आप पूरी तरह से हमास को निस्तनाबूद जब तक नहीं कर देते हैं तब तक आपको ये युद्ध विराम नहीं करना चाहिए। तो एक हम कह सकते हैं कि इंटरनल प्रेशर तो उनके ऊपर है ही, साथ ही साथ ट्रंप का भी दबाव है। तो फिलहाल शांति ही समाधान होता है और शांति के लिए वो तैयार है। कद बढ़ेगा घटेगा ये तो भविष्य के गर्त में है। फिलहाल तो ये राजनीतिक बात हो गई उनके लिए, लेकिन वैश्विक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वैश्विक दृष्टिकोण से ये बेहद
अहम और इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि भारत के संदर्भ में अगर बात करें, अभी क्या है कि जैसे हूथी विद्रोहियों की वजह से कहीं ना कहीं हूथी विद्रोहियों का मामला भी इससे जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहां पर ये वाला जो रास्ता था, भारत लाल सागर होते हुए स्वेज नहर के माध्यम से यूरोप तक अपनी पहुंच बनाता था, ये व्यापारिक मार्ग था और भारत यहां से काफी अपना माल भेज रहा है। लेकिन अभी की जो घटना हुई थी हूथी विद्रोहियों की वजह से हुई थी, अब ये रास्ता काफी लंबा हो गया था, अफ्रीका के नीचे से होते हुए, केप ऑफ गुड होप से होते हुए काफी घूम कर जाना पड़ता था। अब ऐसे दशा में जो फ्रेट रेट्स होते हैं, यानी ढुलाई पर होने वाला जो खर्च होता है, वो काफी बढ़ जा रहा है। शॉर्ट रास्ता और बड़े रास्ते में अंतर है, ईंधन की खपत ज्यादा होगी। जब फ्रेट रेट्स बढ़ेगा तो जो व्यापारी हैं उनको मुनाफा कम होगा। अब इसकी वजह से काफी दिक्कतें हो रही थी, लेकिन उम्मीद है अगर ये रास्ता फिर से लाल सागर वाला बहाल होता है, खुलता है, तो ये व्यापारियों के लिए अच्छा संकेत है। दूसरी बात यह है कि भारत का जो व्यापार था वो बेसिकली जो जहाज थे, वो जहाज किसके थे? व्यापारिक जहाज भारत दूसरों के लेता था, दूसरे देशों के लेता था, और भारत 90 से लेकर 95% तक जो है बाहर के जहाजों पर निर्भर था। इससे क्या था कि वो जो जहाज थे वो लोग भी आर्म ट्विस्टिंग का काम कर रहे हैं, एक तरह से ब्लैकमेलिंग का काम कर रहे थे। अब उन पर निर्भरता कम होगी, तो भारत का जो बहुत बड़ा हिस्सा हम कह सकते हैं कि जो लगभग खर्च होता था व्यापारिक आने जाने में, ले जाने में, माल ढुलाई में, उसकी बचत होगी। तो ये बहुत प्रमुख कारण है। दूसरा फायदा जो दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि भारत का एक जो प्रोजेक्ट था, यानी कि आईएमईसी जो प्रोजेक्ट था, तो आईएमईसी जो प्रोजेक्ट की आप बात कर लें, आईएमईसी यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, आईएमईसी, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये जो बीआरआई प्रोजेक्ट है चीन का, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, उसके तोड़ के रूप में ये प्रोजेक्ट इंडिया ने जो प्रस्तावित अपना प्रोग्राम बनाया था उसमें बाधा उत्पन्न हो रही थी। तो ये उम्मीद की जा रही है कि इस कॉरिडोर के माध्यम से अगर ये फिर से गति पकड़ता है तो भारत के हित में भी ये होगा। तो ना सिर्फ ये मध्य पूर्व की शांति के लिहाज से, बल्कि पूरे विश्व में जो आर्थिक आपूर्ति श्रृंखला है उसके लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। तो देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि हूथी विद्रोहियों की तरफ से अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन एक भविष्य में किसी भी अच्छे और सकारात्मक कदम होने के लिए एक स्टेप का होना जरूरी है, और वो पहला स्टेप होता हुआ दिख रहा है। फिलहाल चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। इससे पहले कि अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे तो चलिए आपको एक सूचना देते हैं कि दिवाली के इस विशेष मौके पर आपको दृष्टि आईएएस की तरफ से दी जा रही है छूट। और वो छूट कितनी है? तो वो छूट है 50% तक की, और ये छूट आपको मिलेगी 14 से 18 अक्टूबर तक। और ये छूट आपको मिलेगी दृष्टि आईएएस की तरफ से सभी ऑनलाइन कोर्सेज, पेनड्राइव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर। और इसके लिए अगर आप विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए आप कॉल करिए 8750187501 पर। तो चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ और इसकी जिम्मेदारी छोड़ते हैं आपके ऊपर। तो आज का अभ्यास प्रश्न है, गाजा पट्टी की सीमाएं कौन सी हैं? विकल्प आपके सामने हैं। विकल्प ए उत्तर मिस्र दक्षिण इजराइल, विकल्प बी है उत्तर और पूर्व इजराइल दक्षिण मिस्र, विकल्प सी है उत्तर इजराइल पूर्व मिस्र पश्चिमी सीमा नहीं, और विकल्प डी है पूरी सीमा इजराइल से। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।